जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। दलित समाज के सामने जब भी कोई मुद्दा आता है, दरअसल उस पे बहसें कम होती हैं, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में। दलित समाज जिन मुद्दों को पकड़ता है, वो भी मुद्दे ऐसे होते हैं जो अधिकतर अत्याचार से जुड़े हुए मामले होते हैं, या फिर इसी तरीके कोई और मुद्दे, कोई स्टेटमेंट होता है जिसपे पूरे दलित समाज और जो उसके संगठन है अचानक सामने आ जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पे लगातार चर्चा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दलित आंदोलन सिर्फ भावनाओं पे चलता रहेगा? क्या दलित आंदोलन सिर्फ जो दूसरे लोग मुद्दे देते हैं उस पे चलता रहेगा? क्या वक्त अब ये नहीं आ गया है कि दलित आंदोलन या फिर जो दलित संगठन है, दलित समाज के लोग हैं, वो अपने मुद्दे खुद बनाएं? इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक भारती जी। अशोक भारती जी ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के चेयरमैन हैं, और इसके अलावा जो नैकडॉर है, एक संस्था दलित आदिवासी ओबीसी संगठनों का जो महासंघ है, उसके फाउंडर और चेयरमैन हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सब दर्शकों को और आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अशोक जी, सर, पहला सवाल, क्या दलित आंदोलन सिर्फ भावनाओं पे चलता रहेगा? दलित समाज अपने मुद्दे कब बनाएगा? देखिए अशोक जी, मुझे लगता है कि हमको ये समझना है कि पोस्ट अंबेडकर जो दलित आंदोलन रहा है, उसमें केवल एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने अपना रास्ता तय किया, अपनी राजनीति तय की और उसके आधार पे आंदोलन खड़ा किया। वह व्यक्ति थे मान्यवर कांशीराम जी। उनके बाद दलित समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपना एजेंडा समाज के सामने रखा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई एजेंडा आया, कोर्ट कचहरी की तरफ से कोई एजेंडा आया, या दूसरों से हमला हो गया, तो ज्यादातर दलित संगठनों का फोकस इस बात पर है कि वो कोई एक्शन हुआ उस पर प्रतिक्रिया दें जी। और ये होता इस वजह से है क्योंकि कई बार जो शोषित लोग होते हैं, जो उत्पीड़ित लोग होते हैं, वो शोषक और उत्पीड़क के तरीके से सोचते हैं जी। और जाने अनजाने में वो अपने उत्पीड़क की रणनीति को ही समर्थन देते हैं। किसी बात पर रिएक्ट करना अपने शत्रु को मजबूत करना है, उसकी रणनीति का हिस्सा बनना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम दोनों इस मायने में बहुत अलग थे। वो किसी के एजेंडे पे नहीं चलते थे, वो अपना एजेंडा तय करते थे और उनके एजेंडे पर दूसरे लोग रिएक्ट करते थे। आज हमारे आंदोलन ने, चूंकि धीरे धीरे हमारा जो दलित आंदोलन है वो अंबेडकरवादी चरित्र को खो रहा है जी। इसलिए हमारा आंदोलन, दलितों का आंदोलन जो है, बहुजनों का जो आंदोलन है, वो अंबेडकरवादी आंदोलन कम रह गया है, बल्कि वो प्रतिक्रिया करने वाला आंदोलन ज्यादा हो गया है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें मनुवादियों की तरह से, ब्राह्मणवादियों की तरह से नहीं सोचना जी। हमारे केंद्र बिंदु में मनुवादी और ब्राह्मणवादी नहीं होने चाहिए, हमारे केंद्र बिंदु में हमारा समाज होना चाहिए। लेकिन आज जो आंदोलन है, जो बहुत सारे लोग आंदोलन में कर रहे हैं, उनके केंद्र बिंदु में हमारा समाज नहीं है। अपने समाज की पीड़ा, परेशानी, उनकी जो इस दुनिया में जो दिक्कतें हैं वो नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवादी क्या कह रहे हैं, मनुवादी क्या कह रहे हैं, ये उनके केंद्र। तो सर, आखिर मतलब अम्बेडकरी आंदोलन को अच्छा खासा वक्त हो गया, सरकारें सत्ता में रही, अम्बेडकर विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियां, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, तमाम आईएएस आईपीएस है, तमाम बुद्धिजीवी भी पैदा हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति सुधर क्यों नहीं पा रही है? अपने मुद्दे, अपने एजेंडे क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहा है समाज? देखिए, मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण ये है कि हमारा बुद्धिजीवी जो समुदाय है वो ब्राह्मणवाद के कब्जे में है। वो मनुवादी तरीके से सोचता है, ब्राह्मणवादी तरीके से सोचता है, उन्हीं के तरीके के प्रचारित करता है। हालांकि ये उसकी मंशा नहीं होती है, लेकिन गैर अनजाने में वो एक तरीके से ब्राह्मणवाद की बिसात पर
शतरंज खेल रहा है और अपने समाज की बिसात पर ब्राह्मणवाद को चुनौती नहीं दे रहा है। जब तक हम दूसरे की बिसात पे चुनौती देंगे, हम उन्हीं के खेल का हिस्सा होंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी स्थिति एक घायल शेर की तरह से हो गई है। घायल शेर जब अपना कहीं चोट लग जाती है तो अपना खून चूसता है, अपना खून चाटता है, उसको उसमें मजा आता है। तो हम भी घायल शेर हैं, तो हमें अपने रक्त का ही मजा आ रहा है, हमें अपने खून का ही मजा आ रहा है और हम इसी में थोड़े से वो हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता इसलिए मुझे लगता है कि हमारे समाज को पहली बात तो ये है कि वो ब्राह्मणवाद को अपने केंद्र से हटा के अपने समाज को केंद्र में लाके सोचे कि हमारे समाज की क्या जरूरत है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, हमारे देश में हमारे लोगों के पास 12% लैंड होल्डिंग्स है और हमारी आबादी करीब 16.5% से ज्यादा है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो हमारे पास करीब 8.5% जमीन है, जबकि एक प्राकृतिक न्याय यह कहता है हमारे पास करीब 16.5% जमीन हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो आंदोलनकारी हैं, क्या जमीन का मुद्दा उनके आंदोलन की रणनीति का हिस्सा है? सर, आप भी उसी जद में आते हैं, आप भी बुद्धिजीवी हैं, आप भी आंदोलनकारी हैं, तो आप उसको कैसे फिर इस तरीके से कह रहे हैं? आप उस चीज को कैसे देखते हैं? हम तो नक्कार खाने में तूती की आवाज है। तो हमारी आवाज तो जो है कि हम ये मानते हैं, हमने तो बहुत पहले जो है ब्राह्मणवाद और मनुवाद की तरह सोचना बंद कर दिया। हमने एक बात सीखी कि दलित आंदोलन की जो फंडामेंटल वीकनेस जो है वो ये है कि हमारे पास संस्थागत ढांचा नहीं है दलित आंदोलन के पास। सन 2001 में नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन बना के हमने उस संस्थागत ढांचे की कमी को दूर किया। हमने देश के तमाम संगठनों को उसके साथ जोड़ा और मुझे आज इस बात का फख्र है, करीब 25 राज्यों के जो दलित आदिवासियों के जो जमीन पे काम करने वाले संगठन हैं वो नैकडोर के सदस्य हैं। जब 20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एक्ट पर हमारे SC/ST एक्ट को एक तरह से डाइल्यूट करने का काम किया और जब 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ तब हमको ये बात का अंदाजा हुआ कि हमारे समाज को केवल संस्थागत ढांचा नहीं चाहिए, एक लड़ाकू ढांचा भी चाहिए। क्योंकि संस्थागत ढांचा लड़ने वाला ढांचा नहीं हो सकता, वो तो काम करने वाला ढांचा है, लड़ने वाला ढांचा अलग चाहिए। तो 2 अप्रैल के आंदोलन की सफलता के बाद हम लोगों ने ये तय किया और तब हमने ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का गठन। सर, अभी भी जब भी दलित समाज के भीतर बात होती है तो ये समाज जो है अक्सर देखने में आता है कि जो दलित अत्याचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पे ज्यादा मुखर होता है, रिएक्शन करता है, या फिर आरक्षण के जो मुद्दे होते हैं रिजर्वेशन के, उस पे ज्यादा मुखर होता है। इसके अलावा तमाम और मुद्दों को वो नहीं देख पाता। ये कितना एक खतरनाक है अपने आप में। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि खतरनाक अगर ये ना भी हो, ये जरूर दिखाता है कि हम बड़े शॉर्ट साइटेड कम्युनिटी हैं। हमारे पास अपने समाज के लिए लंबे समय का कोई सपना नहीं है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये समझना है कि हमारे समाज के पास लंबे समय का कोई सपना नहीं जी। हमको जो दिखाई देता है हम उसी पर रिएक्ट करते हैं। हम पर्सपेक्टिव नहीं है हमारे पास। डॉक्टर अंबेडकर ने, मान्यवर काशीराम ने जो हमारा पर्सपेक्टिव बनाया, उस पर्सपेक्टिव को ये समाज आगे नहीं ले जा पा रहा। जब आपके पास पर्सपेक्टिव रहता है तो आप सोचते हैं कि अगले 100 साल में आपके समाज का क्या होगा, अगले 50 साल में आपके समाज के साथ क्या होगा, 10 साल में आपके समाज के साथ क्या होगा। अगर आपके पास पर्सपेक्टिव नहीं रहता है तो आप देखते हैं अरे कल अत्याचार हो गया, आज यहाँ हो गया, कल वहां हो गया, परसों वहां हो गया, तरसों वहां हो गया, तो हम फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमारे समाज को तथ्यों के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहिए।
जी सर, आपने तथ्यों के बिना आपका पर्सपेक्टिव नहीं बनता। सर, आपने तथ्यों की बात की, तो जो आप लोगों का संगठन है नैकडोर, उसके ट्विटर हैंडल पे मैं देख रहा हूँ कि लगातार तमाम फैक्ट्स लेके आ रहे हैं आप लोग, जो फैक्ट्स, कई तो फैक्ट्स बहुत चौंकाने वाले हैं। तो उन तमाम फैक्ट्स को रखते हुए आपके सामने तमाम चीजें आई होंगी, कौन सा फैक्ट्स जो था बहुत चौंकाने वाला था? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कल ही मैंने प्लानिंग कमीशन में एक रिपोर्ट बनाई है उन्होंने, जी, प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट बनाई है। नवंबर 2019 में उन्होंने शायद शेयर की है या 18 में शेयर की है। नीति आयोग है अब तो नीति आयोग ने जब भारत की उम्र 75 साल होगी उस पर एक डॉक्यूमेंट बनाया। ओके। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, केवल 6 पेज उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के, करीब 350 पेज हैं, उस 350 पेज में केवल 6 पेजों में उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, एनटी, डीएनटी, सफाई कर्मचारी, सबको समेट दिया। ओके। इस देश की बड़ी आबादी को केवल 6 पेज में समेट दिया। मतलब 10% भी जगह नहीं मिली। हाँ, उसमें दूसरा जो चौंकाने वाला तथ्य है, अब सरकार रिजर्वेशन की बात ही नहीं करी, वो अफर्मेटिव एक्शन की बात। ओके। तो एक तो मैं ये बता, दूसरा आपने डेटास के बारे में बातचीत की जी। तो डेटास के बारे में अगर हम देखिए, डेटा एक ऐसी चीज है जो हमको हमारी स्थिति के बारे में बताता है। जैसे मैं बताऊं कि इस देश में 50% से ज्यादा आदिवासी अत्यधिक गरीब है। ओके। और करीब 27-28% जो दलित है वो भी अत्यधिक गरीब है। तो परसेंटेज से इतना अंदाजा नहीं होता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि 5 करोड़ आदिवासी, 10 करोड़ में से 5 करोड़ आदिवासी अत्यधिक गरीबी, यानी वो 144 रुपए से कम रहने, मतलब उनके पास गुजारा करते हैं, मतलब उनके पास रोटी कपड़ा मकान तक नहीं है बहुत बेहतर तरीके से। तो मुझे लगता है कि जो गरीबी के आंकड़े हैं, अभी मैं लिटरेसी के आंकड़े देख रहा था जी, 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, 2011 के जो लिटरेसी के आंकड़े देख रहा था, और आपको पता है नैकडोर तो 2001 से लगातार एक के बाद दूसरी हम रिपोर्ट पे काम करते हैं, तथ्यों पे काम करते हैं, हमने न्यूट्रिशन पे रिपोर्टें बनाई, हमने बजट पे काम करते हैं। तो हमने ये देखा है कि लिटरेसी के आंकड़े में 50% से ज्यादा जो दलित समाज के लोग हैं वो अभी भी अंगूठा छाप है। हम सरकार लिटरेसी की बात कर रही है, एजुकेशन की बात नहीं कर रही है, और लिटरेसी में भी हमारी स्थिति, हमारे जो लोग हैं, इलिटरेट जो लोग हैं, वो हमारी आबादी के करीब करीब आधे हैं जी। तो जिस समाज में आधे लोग इलिटरेट हैं, अंगूठा छाप है, उनसे हम कैसे उम्मीद करेंगे वो पर्सपेक्टिव प्लानिंग करेंगे? हमारे सारे लोग अंबेडकर की शिक्षित बनो संगठन वो बात करते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो निरक्षरता को दूर करने के लिए काम करते हैं? और हमें ये समझना है, डिसएडवांटेज कम्युनिटी होने के नाते, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज के नाते, शिक्षा हमारे सशक्तिकरण का पहला दरवाजा है जी। हमारे समाज के संगठन शिक्षा पे काम नहीं करते हैं, ये हमें समझना है। अगर हमारे समाज के संगठनों ने, चाहे वो बामसेफ हो, चाहे वो नैकडोर हो, कोई भी संगठन हो, प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे समाज में होनी चाहिए उस पर हम काम नहीं करते जी। हम मिडिल एजुकेशन में भी काम नहीं करते, हम केवल राजनीतिक शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन राजनीतिक शिक्षा के साथ साथ हमारे समाज को एक्चुअल शिक्षा की भी जरूरत है। वजह यह भी है कि हमारे समाज के पास साधनों का अभाव है। हम टेंट वालों को, हलवाइयों को पैसा, मतलब कि मीटिंग करके, बड़ी बड़ी मीटिंगें करके हम टेंट वालों को पैसा देने के लिए तैयार है, देते हैं, हम हलवाइयों को पैसा देते हैं, और वही लोग जो बार बार सुनते हैं, वही लोग जो बार बार आते हैं, उन्हीं को हम बार बार खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुनाते हैं। नए लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसकी हम उसका कोई आकलन नहीं करते। ओके जी। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज को ये समझना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं, उनको बहुत कॉशन के साथ खर्च करना चाहिए। अगर हमको 1 पैसे का लगाने के बाद अगर हमें 1 पैसे का फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें 1 पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसको बचा लेना चाहिए जी। हाँ,
सर, आपका कई दशकों का अनुभव रहा है, आपने राजनीति भी की, अपने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, नैकडोर के ज़रिए तो आंदोलन में हैं ही आप, सामाजिक आंदोलन में, तमाम चीज़ों को आप करीब से देख रहे हैं, सरकार को आपने करीब से देखा है, आप यूएन तक घूम के आए हैं, वहाँ अपनी बात कही है। अभी वर्तमान वक़्त में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे समाज को, अम्बेडकरी समाज को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो बात आप बार-बार कह रहे हैं कि हम आगे का नहीं सोच पाते, तो वो किन बिंदुओं पे आगे सोचने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है देश में आर्थिक संसाधनों की लूट मची हुई है जी। और हमारा समाज आर्थिक संसाधनों की लड़ाई को छोड़कर हुँ, वो फालतू की चीज़ों में लगा हुआ है। हुँ, तो हमको आर्थिक संसाधनों के बारे में, चाहे वो ज़मीन का मसला हो, चाहे वो उद्योगों का मसला हो, चाहे वो नौकरियों का मसला हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मसला हो, हमें अपनी आर्थिक तरक्की पर ध्यान देना चाहिए, आर्थिक मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग अगर इस आर्थिक लड़ाई को, क्योंकि जब ग्लोबलाइज़ेशन आया, जी। तो हमारे सारे लोग ग्लोबलाइज़ेशन का विरोध कर रहे थे। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाकी लोग जो हमको इस लड़ाई में लगाए हुए थे, वो सब अपनी बिरादरियों के लोगों को इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन के जो फायदे थे उनको लुटाने में लगे हुए थे। तो बजाय कि हम साधनों का इस्तेमाल, साधनों को ज्यादा से ज्यादा हस्तगत करने में करें, हम उसकी बजाय हम जो है, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद में ज्यादा लगे रहे। जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो ढांचा भी होना चाहिए कि हम आर्थिक संसाधनों का जब जो आर्थिक संसाधनों की लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में हमारे हिस्से में आर्थिक संसाधन कैसे आए, तो उद्योग धंधों में हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़े। अभी देखिए, ई कॉमर्स का इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, क्या हमारे समाज का कोई संगठन नैकडोर के अलावा ऐसा है जो ई कॉमर्स में हमारे समाज के नौजवानों को बिजनेस में डालने की काम कर रहा है? एक संगठन बताइए मेरे को। मेरी निगाह में तो कोई नहीं है। पिछले 5 सालों में हमने 288 लोगों को इस धंधे में लगाया है। हम चाहते हैं लाखों लोगों को लगाना, लेकिन साधनों का इश्यू रहता है। हमारे पास जितने साधन हैं, हम तो उन्हीं साधन से काम कर सकते हैं, और समाज को हमें साधन तो देता नहीं है। नैकडोर को कोई संगठन, कोई दलित व्यक्ति 1 पैसे की सहायता नहीं, लेकिन फिर भी हम काम तो कर रहे हैं समाज का, तो करेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि हम समाज के लोगों को उनके पांव पे खड़ा। अगर हमारे समाज के लोग आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे, तो सामाजिक तौर पर भी अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो सर सवाल है अभी ये है कि आर्थिक जो केंद्र हैं, आर्थिक जो पूर्ण व्यापार है और तमाम तरह की चीजें जो आप बता रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक आंदोलन तेज होगा तो सामाजिक आंदोलन अपने आप मजबूत हो जाएगा। और हम लोग देखते भी हैं कि जिस तरीके से जो भी आदमी आगे बढ़ा है समाज के भीतर, अच्छे पदों पे पहुंचा है, शिक्षा ली है, उनके ऊपर अत्याचार से लेकर तमाम चीजें कम होती हैं। तो एक आर्थिक आंदोलन के जरिए भी एक अम्बेडकरी समाज की मुक्ति का रास्ता बेहतर तरीके से निकल सकता है, आप ये कहते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमने 2001 में नैकडोर बनाया था, जी, तभी हमने कहा था कि सामाजिक मुद्दों पे बहुत लड़ाई हो गई, नैकडोर आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित करेगा। जी, और हमने लगातार, मुझे इस बात का फख्र है, हमने लगातार आर्थिक मुद्दों को फोकस किया है, चाहे वो बजट का मुद्दा हो, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री में दलितों की हिस्सेदारी का सवाल हो, चाहे अपने एंटरप्रेन्योर पांव पे खड़े करने वाली बात हो। मुझे लगता है इसको थोड़ा और तेज करने की जरूरत है। सर, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, आप 4-5 बुद्धिजीवियों को बुलाकर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करें। जी, श्योर सर। क्योंकि क्या है कि हमें बुद्धिजीवियों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करना होता है। हमारे बुद्धिजीवी भी जो जरूरी मुद्दों को छोड़कर केवल रिजर्वेशन और एट्रोसिटी की चिपकी। अगर हमारा बुद्धिजीवी समाज इस अंधे कुएं से नहीं निकलेगा, तो बाकी समाज अंधे कुएं से कैसे निकलेगा?
तो बड़ा सवाल छोड़ दिया है अशोक भारती जी ने कि जब हमारा बुद्धिजीवी समाज इस कुएं से नहीं निकलेगा, इस बहस से नहीं निकलेगा, तो दूसरा समाज कैसे निकलेगा? क्योंकि समाज का जो एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा तबका है, वो बुद्धिजीवियों की तरफ ही देखता है कि उसके बुद्धिजीवी क्या बातें कर रहे हैं, किन विषयों पे बात करते हैं, किन मुद्दों को सामने लेके आ रहे हैं, फिर उस पे बहस करना शुरू करता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आया है इस बहस में। और फिर जहाँ से हमने शुरू किया था, मैं उसी लाइन को दोहराना चाहूँगा कि दलित आंदोलन क्या सिर्फ भावनाओं पे ही चलता रहेगा या फिर आगे भी बढ़ेगा? अशोक भारती जी ने इसी मुद्दे पे विस्तार से बात रखी अपनी। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सही में आज के वक़्त में ज़रूरत है कि दलित आंदोलन तमाम और मुद्दों को, जो रिज़र्वेशन है, जो एट्रोसिटी है, ये तो बहुत अहम मुद्दे हैं ही हमारे, लेकिन इसके साथ-साथ और भी जो तमाम मुद्दे हैं उनको देखना शुरू करें। और जो समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, जो तमाम संगठन हैं, उनके सामने भी ये चुनौती है कि वो समाज के लोगों को इस दिशा में लेके जाएँ। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर आपसे किसी और मुद्दे पे बहस करेंगे और आप देखते बिल्कुल। रहिए दलित। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।